नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की बात कही। कल नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय नागरिक विमानन क्षेत्र में संभावित विकास का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना यानी उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, से हवाई यात्रा समावेशी और किफायती यानी अफोर्डेबल हो गई है। यह क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी नौकरियां सृजित होती हैं। प्रधानमंत्री ने यहां नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि आसमान सभी के लिए खुला रहे और लोगों का उड़ान भरने का सपना पूरा हो सके। प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने की उड़ान योजना के अंतर्गत 1.4 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर चुके हैं। इस योजना ने लोअर मिडिल क्लास के लोगों का भी उड़ान भरने का सपना पूरा किया है। बढ़ता मिडिल क्लास और उनकी डिमांड नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए प्रेरक ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश को उन्नत हवाई परिवहन के लिए तैयार कर रही है और जल्द ही हवाई एयर टैक्सी हकीकत बन जाएगी। नई दिल्ली में बुधवार से शुरू हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के परिवहन और विमानन मंत्री, नियामक और उद्योग विशेषज्ञ यानी इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया। इसमें 29 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए। भारत और चीन ने एक दूसरे के बीच सीधी उड़ान बहाल करने समेत नागरिक विमानन क्षेत्र में सहयोग प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने गुरुवार को एक पोस्ट में यह जानकारी दी। कोविड तक दोनों देशों के बीच डायरेक्ट उड़ान चलती थी, लेकिन कोविड महामारी के समय यह सेवा बंद कर दी गई थी। यह मुलाकात नागरिक विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन से इतर हुई। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन की अध्यक्षता वाली सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसको SCOS बोलते हैं, उसको भंग कर दिया है। अब बात करते हैं कि SCOS की क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या मुख्य जिम्मेदारियां, क्या उनका दायित्व था। 14 सदस्यीय स्थायी समिति ने सर्वेक्षण पद्धति पर केंद्र को सलाह दिया, जिसमें सैंपलिंग फ्रेम्स, जिसमें नमूना फ्रेम, सैंपलिंग डिजाइन यानी नमूना डिजाइन, सर्वेक्षण इक्विपमेंट्स, प्रश्न आदि शामिल थे। इसने सर्वेक्षण की टेबुलेशन प्लान यानी सारणीकरण योजना को अंतिम रूप देने, मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने एवं सभी सर्वे से संबंधित विषयों, परिणामों, कार्यप्रणाली आदि पर समय समय पर उठाए गए मुद्दों को एड्रेस करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स की जगह लेने वाली स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति में 17 सदस्य और एक गैर सदस्य सचिव हैं। केंद्र ने स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति में SCOS के कम से कम 4 सदस्यों को यथावत बनाए रखा है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 22 पर। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि क्लाइमेट चेंज और कॉलेरा के ऊपर है। ये जलवायु परिवर्तन और हैजा। जलवायु परिवर्तन जल स्रोतों और स्वच्छता को प्रभावित करके हैजा को और भी बदतर बना देता है। बाढ़ एवं सूखे से प्रदूषण एवं बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कोलेरा के ऊपर। इसके कारणों के ऊपर बात करते हैं। वाइब्रियो कोलेरा से दूषित पानी या भोजन का सेवन करने से ये होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें या लक्षण की तो सीवियर डायरिया यानी गंभीर दस्त, उल्टी, पैरों में ऐंठन और कमजोरी होना। अब इसके अंतर्गत कौन से रिस्क ग्रुप हैं, कौन से जोखिम समूह हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। कुपोषित बच्चे और जिनका कमजोर इम्यून सिस्टम वाले यानी कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग, जैसे HIV, एड्स वाले लोग। वैश्विक स्थिति की बात करते हैं तो ग्लोबल सिचुएशन की बात करें तो 2 अरब लोगों जिनके पास सुरक्षित पेयजल का अभाव है, 3.6 अरब लोगों के पास जिनके पास सुरक्षित स्वच्छता का अभाव है। अब बात कर लेते हैं बढ़े हुए मामलों में मौतों की। वर्ष 2023 में हैजा से होने वाली मौतों में 17% मामलों में
13% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं करंट डेटा क्या है। अगस्त 2024 तक दक्षिण पूर्व एशिया में 5000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और वैश्विक स्तर पर लगभग 2400 मौतें हुई। हैजा नियंत्रण के लिए GTFCCC यानी ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर कॉलेरा कंट्रोल बनाया गया है। वर्ष 2030 तक हैजा को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक रोड मैप विकसित किया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 15 पर कवर किया था। हिस्ट्री सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि विदेश मंत्री S जयशंकर बर्लिन में हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम के सामने खड़े सांची के महान स्तूप के पूर्वी द्वार की प्रतिकृति के पास रुके। अलंकृत लाल बलुआ पत्थर का प्रवेश द्वार जिसका अनावरण दिसंबर 2022 में किया गया था, उसकी मूल संरचना का रेशियो 1:1 यानी प्रतिकृति है जो लगभग 10 मीटर ऊंचा और 6 मीटर चौड़ा है और इसका वजन लगभग 150 टन है। सांची का महान स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जिसमें आमतौर पर बुद्ध या अन्य आदरणीय संतों के पवित्र अवशेष रखे गए हैं, जैसे उदाहरण के रूप में उनके दांत या उनकी हड्डियां। आर्किटेपल स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना होती है, ये आप देख सकते हैं इमेज में, अर्धगोलाकार ऐसे है। सांची का स्तूप आपने देखा होगा इमेज, जिसकी उत्पत्ति भारत में पाए जाने वाले बौद्ध पूर्व दफन टीलों से पता लगाया जा सकता है। सांची का महान स्तूप इसका उदाहरण है। सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसे अपनाया गया। यह बौद्ध स्मारकों के एक परिसर में सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी संरचना है। इसमें कई अन्य स्तूप, मंदिर, मठ शामिल हैं। सांची में इसके निर्माण का समय 12वीं शताब्दी ईस्वी को माना जा सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर। हिस्ट्री सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 12 सितंबर को सारागढ़ी की लड़ाई की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसे वैश्विक सैन्य इतिहास में सबसे बेहतरीन अंतिम लड़ाइयों में से एक माना जाता है। वर्ष 1897 में इस दिन 21 सैनिकों ने 8000 से अधिक अफरीदी और ओरकजई आदिवासी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 7 घंटे तक किले को अपने कब्जे में रखने में कामयाब रहे। संख्या में भारी होने के बावजूद 36वीं सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने हवलदार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, जिसमें 200 आतंकवादी मारे गए और 600 घायल हो गए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 2 किले जो अब पाकिस्तान में है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसका नाम बदल दिया। हालांकि सारागढ़ी में आमतौर पर 40 सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात रहती थी, लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वहां 36वीं सिख के केवल 21 सैनिक और दाद नामक एक गैर लड़ाकू सैनिक तैनात था, जो कि एक पख्तून था और सैनिकों के लिए छोटे मोटे काम करता था। हिस्ट्री में जो डेट चर्चा में रहती है उनसे आप देखेंगे, PYQ को देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन UPSC पूछता है, इसलिए ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारतीय सेना की टुकड़ी आज भारत ओमान ज्वाइंट सैन्याभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुई। अब देखिए, आए दिन हम लोग एक्सरसाइज की चर्चा करते रहते हैं। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपने देखा होगा UPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा था, मित्र सैन्य शक्ति अभ्यास किस देश के साथ आयोजित होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसलिए इसको कवर करना बहुत जरूरी है। और मेंस में IR सेक्शन में जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंतर्गत वहां आप इस कोट करना ही होगा। यह अभ्यास 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलालाह में रबकूट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाना है। अभ्यास अल नजाह वर्ष 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष में भारत और ओमान के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता रहा है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था। 60 कर्मियों वाले भारतीय सेना का दल प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ साथ अन्य हथियारों एवं सेवाओं के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। ओमान की रॉयल आर्मी की टुकड़ी में भी 60 कार्मिक शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व फ्रंटियर फोर्स के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वर्ष 1997 में स्थापित MSDC भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन यानी निकट समन्वय में प्रमुख एवं गैर प्रमुख बंदरगाहों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद में सभी समुद्री राज्यों के बंदरगाहों के लिए जिम्मेदार मंत्री
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और नौसेना, तटरक्षक और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारक शामिल होते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। IR सेक्शन के अंतर्गत ये न्यूज शामिल होगी जो GS पेपर 2 के अंतर्गत आएगा। न्यूज ये है कि भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरह से पीछे हटने के प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। LAC वह सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करता है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर मानता है, आसपास मानता है, क्योंकि चीन की नजर एक्सपेंशन पे है। कई भारतीय हिस्सों पर अपनी नजर लगाकर रखा हुआ है। इसे 3 सेक्टरों में बांटा गया है। ईस्टर्न सेक्टर यानी पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम तक फैला हुआ है। दूसरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जिसको मिडिल सेक्टर बोलते हैं यानी मध्य सेक्टर। तीसरा है लद्दाख में वेस्टर्न सेक्टर, लद्दाख में पश्चिमी सेक्टर। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से मिलकर पूर्वी सेक्टर में LAC को मैकमोहन लाइन कहा जाता है जो कि 1140 किलोमीटर लंबी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC में कि मैकमोहन लाइन किसको बोला जाता है, वेस्टर्न पार्ट को बोला जाता है या ईस्टर्न पार्ट को बोला जाता है, तो बहुत क्लियर रहिएगा ईस्टर्न पार्ट को मैकमोहन लाइन बोला जाता है और जो कि इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज है हम लोगों की। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस मनाया जा रहा है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से एक बेहतर कल है। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह दिवस सदस्य देशों को दक्षिण दक्षिण सहयोग के मूल्यों और लाभों की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग दक्षिण के लोगों एवं दक्षिण के राष्ट्रों के बीच एकजुटता की अभिव्यक्ति है जो उनके राष्ट्रीय कल्याण, उनकी राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता और सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।